नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, वो अपना पद छोड़ने वाले हैं और उनकी जगह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सचिव परमेश्वर अय्यर जी लेंगे। तो नीति आयोग कब बना था? ये बना था 1 जनवरी 2015 को। नए संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इसने योजना आयोग का स्थान लिया था और इसे स्थापित किया गया था सहकारी संघवाद की भावना को बनाने के लिए। और एक और चीज़ थी, अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के लिए बनाया गया था। ये अप्रोच कौन सी अपनाता है? बॉटम अप अप्रोच अपनाता है। इसके 2 हब हैं। कौन कौन से हैं? पहला है टीम इंडिया का हब, जो कि राज्यों और केंद्र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। दूसरा हब किसका है? ज्ञान का और नवोन्मेषण इनोवेशन का हब, जो कि नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं कि इसका संगठन कैसा है। तो सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद में प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है। तदर्थ सदस्यता किनके पास है कि अग्रणी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे बारी बारी से 2 पदेन सदस्य आते हैं। पदेन सदस्यता किसके पास होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जा सकते हैं नीति आयोग में। सीईओ कौन होते हैं कि भारत सरकार के सचिव होते हैं, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। और विशेष आमंत्रित कौन हो सकते हैं? जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित हों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों, जैसे कि कभी साइंस के हों या किसी और क्षेत्र के। उद्देश्य किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, कि एक मजबूत राज्य बन सके, ग्राम स्तर पर योजनाओं को के लिए तंत्र विकसित करने के लिए और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें एकत्रित करने के लिए। फिर राष्ट्र सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में भी शामिल किया गया। और इन्हें विशेष रूप से अगर संदर्भित यानी कोई भी मामला दिया जाए तो उसको देख सकती हैं ये। और समाज के उन वर्गों पर भी विशेष ध्यान देते हैं ये, जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो सकता है। प्रमुख हितधारक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ मिलकर उनके साथ रिसर्च पे और उस पर कार्य करना, शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच में। आगे इनके उद्देश्य देखते हैं और कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान और नवाचार के माध्यम से उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए क्या करना है? अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच भी प्रदान करता है। अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने, सतत और न्यायसंगत विकास के लिए, यानी कि सतत हो विकास और न्यायसंगत भी हो, उसमें सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का संग्रह होने के साथ साथ हितधारकों के प्रसार में भी मदद करना, यानी कि विकास को बढ़ाते हुए सारे हितधारकों को साथ में लाना था। फिर नीति आयोग और योजना आयोग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? ये नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ये कार्य करता था गैर संवैधानिक निकाय के रूप में। इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। इसमें जो विशेषज्ञता थी वो सीमित थी। यह सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य को समान भागीदार हैं राज्य, और राज्यों ने यहाँ पर केवल दर्शकों के रूप में भाग लिया था योजना आयोग में। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त जो सचिव होते हैं उनको सीईओ के रूप में जाना जाता है, और सचिवों को यहाँ पर सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं इसमें। यह योजना के बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है नीति आयोग, जबकि योजना आयोग करता था टॉप डाउन अप्रोच पर। इसके पास नीतियाँ लागू करने का कोई भी अधिकार नहीं है, और राज्यों पर योजना आयोग नीतियों को लागू करता था और अनुमोदित परियोजना के धन का आवंटन भी करता था। इसके पास धन आवंटित करने के लिए कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जो कि वित्त मंत्री में है। इसे मंत्रालय और राज्य सरकार को निधि आवंटित करने का अधिकार था, यानी कि देखा जाए तो पैसे के मामले में योजना आयोग के पास में ज़्यादा अधिकार थे। आगे देखते हैं नीति आयोग की स्थापना का महत्व क्या था। 65 वर्ष पुराना जो योजना आयोग था वो एक बेकार संगठन हो गया था और एक निर्देशित अर्थव्यवस्था संरचना में प्रासंगिक था, लेकिन अब नहीं था। भारत विविधताओं वाला विदेश भी है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में, जिनकी अपनी अपनी ताकतें भी हैं, कमजोरियां, तो उनको सबको साथ लेके चलना है। और आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू है, ये धारणा भी गलत है। यानी कि अगर गुजरात अलग तरीके से डेवलप करेगा तो असम अलग तरीके से करेगा, तो आप एक ही प्रारूप को सभी पर लागू नहीं कर सकते। और यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को क्या था, प्रतिस्पर्धी के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता था। इसमें योजना आयोग की बात करी जा रही है। इसके जो 7 पिलर्स हैं ये जो नीति आयोग के, जिसमें प्रो पीपल होना, कि पीपल के प्रो एक्टिविटी करना, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग वुमेन, इंक्लूजन सभी का, इक्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी है। आगे देखते हैं। और इसमें संबंधित चुनौतियां किस तरीके से हैं कि नीति आयोग के पास जो राज्यों को विवेकाधीन धन देने का कोई भी अधिकार नहीं है।
तो जो इसके परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करने के लिए इसे असमर्थ बना देता है। ये केवल एक सलाहकार निकाय है, यानी ये केवल सलाह दे सकता है। निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में भी इसकी कोई भी भूमिका नहीं है, यानी कि किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को प्रभावित नहीं कर सकता। हाल ही में संगठन का राजनीतिकरण भी हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसको एक गौरवशाली सिफारिशी निकाय में बदल दिया गया है, यानी कि केवल ये सिफारिश कर सकता है, धन का आवंटन या निवेश को लेकर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। और फिर नीति आयोग की जो है 12 पहलें भी हैं, ये आप जानते होंगे उसको, और यह काफ़ी ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। और उसमें पहली है SDG इंडिया इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन मिशन, 7 परियोजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स है, और सुशासन सूचकांक है। आगे की राह क्या हो सकती है नीति आयोग को लेकर कि नियोजन निकाय को जो है नीति आयोग को आवश्यक शक्तियों से लैस कर दिया जाए, ताकि वह परिवर्तन को भी प्रभावित कर सके। और पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की भी इसको ज़रूरत है। लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता के लिए इसे विधायिका के प्रति कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जा सकता है, यानी कि इसे विधायिका के प्रति भी जवाबदेह बना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि नियोजन निकाय गैर पक्षपाती संस्था बना रहे हैं, यानी कि किसी के लिए पक्षपाती ना बने। और नौकरशाही की जो जड़ता है उसको भी हिलाने की ज़रूरत है। इसमें विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।